नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 29 आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, पूरे के पूरे मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। सभी को पता होगा कि आपके जो रीट 2022 का जो पात्रता एग्ज़ाम है वो जुलाई में आयोजित होगा और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम होगा 300 नंबर का, ठीक है, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे। साथियों, उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो आप यदि रीट एलिजिबल नहीं है तो पहले रीट की तैयारी करिएगा और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की तैयारी करिएगा। अगर आप रीट एलिजिबल है, लेवल फर्स्ट वाले ही एलिजिबल है 2021 में ओनली, क्योंकि 2021 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 का वो रद्द हो गया था। तो 2021 में जिसने भी लेवल 2 से रीट दी थी उनको वापस से दोबारा रीट देनी पड़ेगी जुलाई वाली, और उसके बाद में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो चाहे वो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या रीट की बात हो, दोनों में ही साइकोलॉजी के खूब प्रश्न आपके आ रहे हैं लेवल 2 में तो, और फर्स्ट लेवल में पात्रता में भी आ रहे हैं, और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी साइकोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको कहीं और से साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो पात्रता हो या मुख्य परीक्षा हो। साथ ही सेकंड ग्रेड की भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी ये टेस्ट सीरीज है। साथियों, पूरे 100 टेस्ट यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, लगभग 3000 प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? विकल्प है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा विकल्प है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तीसरा विकल्प है समान के अधिगम योग्य सदस्यों, समान नहीं है समाज लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर और अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं के आधार पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जीन पियाजे के आधार पर ही बताना है। साथियों, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का इनका सिद्धांत है, इसमें पुरस्कार वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। साथियों, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 4, अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं के द्वारा। अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं, ऐसा जीन पियाजे का मानना था। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। आपके दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है चलना, खेलना, मुस्कुराना और इनमें से सभी। साथियों, खेलना वृहद कौशल के अंतर्गत आ जाता है, चलना भी वृहद कौशल के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प दे रखा है मुस्कुराना, ये सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म चलन मतलब जो छोटे स्तर के कौशल होते हैं, जैसे लिखना है, मुस्कुराना है, ठीक है, ये चीज़ें सूक्ष्म चलन कौशल में आ जाती है। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। साथियों, प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धि का एक सत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बिने ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने। तो देखो, बुद्धि का एक तत्व जिसको एक कारक का सिद्धांत भी कहते हैं या एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार बुद्धि सिर्फ एक कारक होती है, इस पर किसी का अंकुश नहीं होता है, अतः इसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ठीक है, समस्त चीज़ें उसी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 है, अलमारी में रखी किताब जब हमें नहीं मिलती है तो हमें परेशानी का अनुभव होता है। कुछ देर सोचने के बाद हमें ये याद आता है कि किताब तो मैंने अपने मित्र को दी थी। सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह कथन किस मानसिक स्तर से संबंधित है? अर्धचेतन मन से, चेतन मन से, अचेतन मन से और इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हटा देते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि आप कोई किताब अलमारी में रख देते हो और उस चीज़ को आप भूल जाते हो, मतलब याद नहीं आता है। अब कुछ देर आप सोचते हो कि यार कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, तो फिर आपको अचानक याद आता है कि अरे वो किताब तो मैंने अपने मित्र को दी थी। तो ये जो चीज़ हो रही है ये कहाँ से निकल रही है साथियों? ये निकल रही है हमारे अचेतन मन से। थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। देखो, अचेतन मन का मतलब क्या होता है? जो हमारी दमित इच्छाएं होती है वो हम अचेतन मन में रखते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, कई बार वो अचेतन मन में चली जाती है। तो थर्ड विकल्प ही चौथे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। आपके 5वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से जो सही है उसे चुनें।
अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण कला है, अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण कौशलों पर आधारित विज्ञान है, अनुदेशनात्मक तकनीक एक मशीन है और अनुदेशनात्मक तकनीक साइबरनेटिक्स मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। सभी विकल्पों में अनुदेशनात्मक तकनीक की बात की जा रही है, तो क्या है अनुदेशनात्मक तकनीक। 5वें प्रश्न में आपको सही उत्तर देना है साथियों। देखो, अनुदेशनात्मक तकनीक क्या होती है, एक शिक्षण कला होती है कि किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, इस प्रकार से इसमें ये होता है साथियों, शिक्षण कला है ये। पहला विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। आपके प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। मीडिया, परिवार, विद्यालय और सरकार। देखो, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम सबसे पहले होता है साथियों परिवार। परिवार के बाद में परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, और जो विद्यालय और मीडिया है ये द्वितीयक सामाजिकरण के माध्यम माने जाते हैं। परिवार और पास पड़ोस जो होता है, मतलब परिवार के आसपास के जो घर होते हैं, वो प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 ही यहाँ पर सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 7 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह समान है परंतु सामान नहीं समान है। ठीक है, यह समान है परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह आसान लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर भी। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से और शारीरिक विकास से। देखो, नाराज होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बताई गई है कि एक सही व्यक्ति के ऊपर कि किसके ऊपर नाराज होना है, कितनी मात्रा में होना है, किस समय पर होना है, किस उद्देश्य के लिए होना है, किस तरीके से नाराज होना है। ये चीज़ें साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और यह बहुत कठिन कार्य होता है। तो नाराज होना क्या है, नाराज होना एक संवेग है साथियों, तो ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो आपके 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 8वां प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से और एकीकरण के सिद्धांत से। अब कभी समाप्त नहीं हो रही है मतलब लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कथन है यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि कभी समाप्त नहीं हो रही है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ साथियों, पहला विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9 है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है भय के रूप में, संघर्ष के रूप में, उत्तेजना के रूप में और सहयोग के रूप में। तो जो हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है, इसकी जो प्रथम सामान्य विशेषता है वो भय, संघर्ष या सहयोग के रूप में नहीं होती है, बल्कि ये उत्तेजना के रूप में होती है। किस रूप में होती है, उत्तेजना के रूप में। सबसे पहले व्यक्ति में उत्तेजना पाई जाती है साथियों। तो 9वें प्रश्न में फिर आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। जब व्यक्ति का जन्म होता है, बालक जन्म लेता है, तो उसमें कोई संवेग नहीं पाया जाता है, उसकी समस्त क्रिया उत्तेजना पर आधारित होती है। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। अधिगम की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है, देखिएगा विकल्पों को। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, अभ्यास के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन जो अपेक्षाकृत अस्थायी है उसको अधिगम कहेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं को हम वापस हटा देते हैं साथियों। देखो, अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में, अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, प्रशिक्षण के कारण कोई परिवर्तन आता है, उसको बिल्कुल अधिगम कहेंगे। तो ये तो सही है, आपको क्या देखना है, नहीं है। पहला कह रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन, ये भी अधिगम है साथियों। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन, सही है यहाँ तक, जो अपेक्षाकृत अस्थायी हो। अस्थायी नहीं, अधिगम से जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, स्थायी होना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो कैसा है, अस्थायी है, तो फिर हम उसको अधिगम नहीं कह सकते हैं। तो ये जो तीसरा विकल्प है ये अधिगम की विशेषताओं में नहीं आएगा। 10वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे।
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है और इनमें से कोई नहीं। साथियों शिक्षण प्रक्रिया के चरों की संख्या 3 होती है। एक होता है आपके स्वतंत्र चर जिसको हम शिक्षक के रूप में जानते हैं, एक होता है आपके आश्रित चर जिसको हम छात्र के रूप में जानते हैं, एक होता है आपके मध्यस्थ चर जिसको हम पाठ्यक्रम के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या हुआ साथियों, विद्यार्थी हुआ यहाँ पर आश्रित चर, मतलब पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है 12वें प्रश्न में, किसी विद्यालय में एक कक्षा के सभी छात्र समय पर विद्यालय नहीं आते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक क्या करेगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेगा, उपचारात्मक शिक्षण करेगा, क्रियात्मक अनुसंधान करेगा और सभी को सख्त सजा देगा। देखो कक्षा के सभी छात्रों की बात की जा रही है, यूँ नहीं कि कक्षा का कोई छात्र कोई विशेष छात्र या 1-2 छात्र नहीं आते, बल्कि सभी छात्र समय पे नहीं आ रहे, तो सख्त सजा देना यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। चौथा विकल्प तो पूर्णतः यहाँ पर गलत हो गया साथियों। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसके लिए नहीं किया जाएगा, उपचार नहीं किया जाएगा, ये कोई कमी थोड़ी है साथियों। उस चीज़ के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि ये विद्यालय से जुड़ी संबंधित समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को तुरंत दूर करने का प्रयास किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है एंड थर्ड विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे, छोटे बालक विवाह, घर घर, प्रीतिभोज आदि के खेल खेलते हैं, ये अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत से, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत से, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत से और प्रेक्षण अधिगम के सिद्धांत से। तो 13वें प्रश्न में सही आंसर देना है साथियों आपको। देखो यहाँ पर छोटे बालक क्या कर रहे हैं, विवाह के जो वो चीज़ देख रहे हैं कि भाई ऐसी शादियाँ होती है तो वो भी खेलते हैं। घर घर की घर में किस प्रकार का माहौल होता है, प्रीतिभोज आदि के खेल खेल रहे हैं, तो ये वो देख करके ये चीज़ें सीख रहे हैं, और देख करके मतलब अवलोकन के माध्यम से, मतलब ये प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। तो 13वें प्रश्न में फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, बिंगी आहार विकार संबंधित है, ऊंचाई से डर लगना, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं और तर्क न कर पाना। साथियों आपको बताना है कि बिंगी आहार विकार, आहार का मतलब यहाँ खाने से लिया जाता है। तो ऊंचाई से डर लगना, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, तर्क न कर पाना, ये चीज़ें नहीं। इसमें क्या होता है साथियों, व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं, जितनी ज़रूरत उसके शरीर को होती है उससे ज़्यादा खाते हैं, इसको कहा जाता है बिंगी आहार विकार। तो 14वें प्रश्न में फिर आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 14 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास योगफल का परिणाम है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपको ये देखना है कि विकास का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब 3 सिद्धांत यहाँ गलत है, फिर विकास के बारे में ओनली एक ही सिद्धांत यहाँ पर सही रहेगा साथियों। तो देखो पहला क्या कह रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। भाई विकास तो सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, तो ये गलत हो गया। विकास योगफल का परिणाम है, ये सही हो सकता है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि विकास के जो विभिन्न पक्ष होते हैं वो साथियों एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही हो सकता है। अब यहाँ पर देखो दूसरा या चौथा, तो साथियों विकास योगफल का परिणाम नहीं है, बल्कि विकास गुणनफल का परिणाम है। किनके गुणनफल का परिणाम है? वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल का परिणाम है। तो ये क्या हो गया? फिर गलत हो गया। तो चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है कि विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक में सामान्य गुण विकसित होंगे, फिर धीरे धीरे उनमें क्या आती जाती है? विशिष्टता आती जाती है साथियों। 15वें प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति और अनुभवों से सीखना। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों तार्किक चिंतन बुद्धि से संबंधित है, अनुभवों से सीखना भी अधिगम के माध्यम से होता है और अधिगम में बुद्धि आवश्यक है, ये भी सही है। स्मृति भी बुद्धि से संबंधित है, लेकिन जो व्यावसायिक रुचि है ये हमारी रुचि से संबंधित है साथियों। ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, भले वो हमारे काम की नहीं हो, भले उस
तक हम पहुंच ना पाए तो ये चीज़ें जो है ये व्यावसायिक रुचि या बुद्धि का घटक के अंतर्गत नहीं आएगी। 16वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों? दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही रहेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहे हैं। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर समझ सकता है, बुद्धि के आधार पर समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है या गृह कार्य के आधार पर समझ सकता है। देखो अध्यापक, आप मान लीजिए आप खुद एक टीचर है, ठीक है, आपको समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है कि एक ग्रुप बना रखा है उसमें समुदाय आधारित जो व्यक्तिगत विभिन्नता है कि भाई यार जो अलग अलग समूह के जो बच्चे होते हैं कि उनमें आपको अंतर करना है, तो किस प्रकार से आप अंतर उनमें करोगे? क्या अब उनकी बुद्धि के आधार पर, क्या बुद्धि से पता चल जाएगा कि कौन से समुदाय से? नहीं। आंखों के संपर्क के आधार पर नहीं, बल्कि जो उनकी भाषा है और उनके जो अभिव्यक्ति जिस प्रकार से वो अपने विचारों को करते हैं उसके आधार पर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समुदाय की अलग अलग भाषा लगभग होती है साथियों, और किस प्रकार के उनके विचार होते हैं ये भी अलग अलग है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। यहाँ कौन सा विकल्प सही है? आपके थर्ड विकल्प ही 17वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे तो आपके 18वां प्रश्न है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से किनसे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु से, गुणसूत्र तथा जीन से, सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन से और डीएनए तथा आरएनए से। तो साथियों जो आनुवांशिकता है इसका आपको सही अर्थ बताना है। आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे लिया जाएगा? 18वें प्रश्न में सही उत्तर बताओ भाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, जो गुणसूत्र और जीन होते हैं इसका ही आनुवांशिकता से अर्थ निकाला जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 19 है, छोटे बालक के सामने कोई भी वस्तु या खिलौना रखा जाता है तो बालक हाथ पैर के माध्यम से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यह कहलाता है रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो और इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, तो इनमें से सभी वाला विकल्प यहाँ पर आंसर नहीं होगा साथियों। देखो रूटिंग और बेबिंस्की अलग होता है और एक होता है पकड़ना। पकड़ना क्या होता है साथियों कि बालक की उंगलियों में, ठीक है, बालक की हथेली पर जब आप अपनी उंगली रखते हैं तो वो आपकी उंगली को अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है, उसको उंगली को, वो होता है पकड़ना। और यहाँ पर खिलौना दूर रखा है, उसके सामने रखा है और बालक उसको हाथ पैर के माध्यम से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इसको मोरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको मोरो। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक परस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड और उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो देखो ज्ञान की सार्थक संरचना करना है, ठीक है। ज्ञान की सार्थक संरचना दंड से नहीं हो सकती साथियों, स्मरण से भी नहीं हो सकती, बल्कि ज्ञान की सार्थक संरचना की अगर हम बात करें तो ये होती है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से, कि बालक समाज में रह करके जो पारस्परिक क्रियाएं करेगा एक दूसरे से, उससे उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और सही अर्थ में ज्ञान का निर्माण होगा। तो पहला विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 पर। आपके 21वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये देखिए प्रश्न नंबर 21 को, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। दूसरा विकल्प है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा विकल्प है बच्चों को सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक इत्यादि में वर्गीकृत करना चाहिए। और चौथा विकल्प है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो देखो समावेशी कक्षा, जहाँ पर सभी को एक साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों पर ही ध्यान दोगे तो जो सामान्य और जो पिछड़े बालक है उनका क्या होगा, इसलिए ये विकल्प गलत है। सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक इत्यादि में वर्गीकृत कर दिया तो हीन भावना उत्पन्न होगी, ये भी गलत है। अशक्त अधिगमकर्ता जो है उनके प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव रखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शित करना गलत है साथियों, तो ये भी गलत हो गया। ओनली यहाँ विकल्प एक ही सही है। आपको यह विश्वास करना चाहिए, आप एक शिक्षक है, समावेशी कक्षा के अंतर्गत आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, आपको ये विश्वास करना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। क्लियर है सभी के 21वां प्रश्न। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। साथियों प्रश्न नंबर 22 है,
पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त रूप से कर सकते हैं तथा परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है? तो आपको उस अवस्था का नाम बताना है। विकल्प है औपचारिक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा, प्रश्न को समझ करके आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखिएगा, तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त रूप से, तो अमूर्तता कब होती है? जब वो लगभग किशोर अवस्था में आता है। किशोर अवस्था जो कि 11-12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है साथियों। तो इस समय जो अवस्था होती है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम और चौथी अवस्था है। विकल्प नंबर 1 सही है। इसको आप अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कह सकते हो या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हो। तो फर्स्ट विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न है आपके, प्रत्यक्षीकरण का प्रारंभ होता है संवेदना से, निरपेक्ष सीमा से, अधिगम से और भेद दहली से। तो 23वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्पों को देखिएगा अच्छी तरह से साथियों। 23वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 23वें प्रश्न में भी पहला ही विकल्प सही है। संवेदना से प्रत्यक्षीकरण का प्रारंभ होता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ जानना। अर्थ कब जानोगे? सबसे पहले आपको उसको महसूस करना होगा कि ये चीज हमें दिखाई दे रही है या हमारे आसपास है। तो प्रत्यक्षीकरण का प्रारंभ संवेदना से होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 23वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 24 पर। वापस याद दिला दूं कि आपके बहुत ही अच्छा क्या बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लेवल का सिलेबस आया है वर्तमान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का। तो निश्चित रूप से अभी से आपको तैयारी जारी रखनी होगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो आप उस पर कमांड बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए तैयारी निश्चित रूप से जारी रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान और जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो 24वें प्रश्न को भी अच्छी तरह से देख लो साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, समाज में, अपन जिस समाज में रहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रियां भी रहती है, पुरुष भी इसमें रहते हैं। तो समाज के द्वारा जो उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं हैं उसको साथियों जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। चौथा विकल्प सही है आपके 24वें प्रश्न में कि भाई पुरुष को ये कार्य करना है, स्त्री को ये कार्य करना है, इस प्रकार ये चीजें समाज में निश्चित होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की ओर। तो आपके 25वां प्रश्न, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। तो साथियों यहाँ पर देखो 25वां प्रश्न कह रहा है मनोगत्यात्मक प्रक्रिया जो नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो कौन से विकल्प में मनोगत्यात्मक प्रक्रिया यहाँ पर नहीं दे रखी है? 25वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा साथियों। देखो 25वें प्रश्न में अगर हम बात करें, मनोगत्यात्मक नहीं है तो लिखना, खेलना, गेंद फेंकना तीनों ही यहाँ पर मनोगत्यात्मक के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन साथियों जो सोचना है, गत्यात्मक मतलब जिसमें क्रिया होती है, लिखने में भी क्रिया हो रही है, खेलने में भी क्रिया हो रही है, गेंद फेंकने में भी क्रिया हो रही है, लेकिन सोचने में क्रिया नहीं हो रही है। ये सिर्फ मानसिक प्रक्रिया है, मनोगत्यात्मक ये नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 1 आपके 25वें प्रश्न में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो आपके 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रहा है? दूसरों से वार्तालाप करना, प्रभावशाली तरीके से अंतःक्रिया करना कौन सा कौशल है? पेशीय कौशल, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल और इनमें से सभी। देखो यहाँ तीनों ही ये अलग अलग कौशल है। यहाँ पर कह रहे हैं दूसरों से वार्तालाप करना मतलब बातचीत करना, प्रभावशाली तरीके से अंतःक्रिया करना। साथियों ये संवेगात्मक या पेशी कौशल नहीं आएगा, क्योंकि संवेगात्मक में तो संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है, दूसरे के मन की बात को जाना जाता है। पेशीय कौशल में दौड़ना, चलना, नृत्य करना, खेल खेलना ये चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात की जा रही है वार्तालाप करना, अंतःक्रिया करना, साथियों ये सामाजिक कौशलों के अंतर्गत आ जाती है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, प्रेग्नोज का संबंध इनमें से किससे है? गेस्टाल्टवाद से है,
क्षेत्रवाद से है, व्यवहारवाद से है और संप्रयोजनवाद से है। तो बताइए 27वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों, प्रश्न संख्या 27 में आपके जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1, प्रेग-नोच का संबंध गेस्टाल्टवाद से है। किससे है? गेस्टाल्टवाद से। विकल्प नंबर आपका 1 27वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो आपके 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन पेशीय कौशल का उदाहरण है? लिखना, दौड़ना, खेल खेलना और चलना। साथियों, सूक्ष्म चलन मतलब छोटे स्तर पर जो पेशीय कौशल होते हैं वो सूक्ष्म चलन पेशीय कौशल कहलाते हैं। जैसे मुस्कुराना सूक्ष्म चलन पेशीय कौशल है, लिखना सूक्ष्म चलन पेशीय कौशल है, लेकिन खेल खेल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो ये वृहद पेशीय कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये वृहद पेशीय कौशल के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। और जो लिखना है ये सूक्ष्म चलन पेशीय कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका 1 28वें प्रश्न में सही है साथियों। अब देखते हैं सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कम से कम एक जगह शेयर वीडियो को जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि ये निःशुल्क चीज़ें आपके लिए जो ला रहा हूँ तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ सकते हो, अगर किसी ने वीडियो यूट्यूब पे बनाकर अपलोड किया है तो उसको अच्छी तरह से इस बारे में पता होगा। चलिए सेकंड लास्ट 29वां प्रश्न देखेंगे। अगर कोई प्रश्न में कमी आती है, कमी नजर आती है आपको तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 29 है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी और ठीक उसी तरह राणा प्रताप ने भी सम्राट अकबर से हार स्वीकार करना अपने मन के खिलाफ समझा था, अपने मान के खिलाफ समझा था। सचमुच राणा प्रताप जिसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई एक मशहूर वीरांगना थी। तर्कना का यह प्रकार है, निगमनात्मक तर्कना है, आगमनात्मक तर्कना है, आलोचनात्मक तर्कना है और सादृश्यवादी तर्कना है। तो साथियों 29वें प्रश्न में आपको सही उत्तर देना है। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 29 में सही रहेगा? देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से। तो 29वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है सादृश्यवादी तर्कना। सादृश्यवादी तर्कना में क्या किया जाता है? तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के एक दूसरे से तुलना की गई है और फिर निष्कर्ष निकाला गया है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी ये भी महाराणा प्रताप के जैसे महाराणा प्रताप वीर पुरुष थे उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। तो चौथा विकल्प 29वें प्रश्न में सही है। अब देखते हैं आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। साथियों 30वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PA प्रश्नावली किसने दी? गार्डन आलपोर्ट ने, शेल्डन ने, आरबी केटल ने और स्प्रेंजर ने। साथियों 16 PA प्रश्नावली 16 PA प्रश्नावली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आरबी केटल के द्वारा किया गया था 16 PA प्रश्नावली का प्रतिपादन। और आरबी केटल का पूरा नाम है रेमंड केटल। साथियों तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आपके टेस्ट नंबर 29 पूरा हुआ। अभी आपके 29 टेस्ट हुए हैं, 71 टेस्ट और अभी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा साथियों एग्जाम से पहले ही 71 साइकोलॉजी का टेस्ट और, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 टेस्ट का, चाहे वो हिंदी का हो, साइकोलॉजी का हो, शिक्षण विधियों का हो, राजस्थान जीके का हो। और अब तो जो सिलेबस आ चुका है उसके अकॉर्डिंग और चीज़ें आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट चीज़ आपको मिल सके, ऑथेंटिक चीज़ें मिल सके। इसके लिए हमारी पूरी टीम इस कार्य को करने के लिए प्रयासरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।